Good morning dear students of class 6th. This is the lesson 9 SST. The name of this chapter is Life in Towns and Villages. इस चैप्टर का नाम है टाउन यानी कस्बा, विलेज मीन्स गांव। तो कस्बे और गांव में ज़िंदगी कैसी होती है लोगों की, इसके बारे में हम लोग अध्ययन करने वाले हैं। लेकिन किस समय की बात हो रही है? ये बात है 600 BC से लेकर के 300 AD तक की। नाउ लेट अस सी द इम्पॉर्टेंट टर्म्स। इसमें महत्वपूर्ण पद कौन कौन से हैं? एक ही है, अर्बनाइजेशन। अर्बनाइजेशन का मतलब होता है बच्चों शहरीकरण। द प्रोसेस ऑफ द विलेज लाइफ टर्निंग इनटू एन अर्बन वन। कहने का मतलब जो गांव की ज़िंदगी है वो शहरी में कैसे तब्दील होती है। रूरल मतलब होता है विलेज यानी गांव, ग्रामीण, और अर्बन मतलब होता है शहरी। तो द प्रोसेस ऑफ विलेज लाइफ यानी जो विलेज लाइफ होती है उसको टर्न करना, बदलना अर्बन में यानी शहरी में, इसकी जो विधा होती है, प्रोसेस होता है, ये होता है अर्बनाइजेशन। यानी ग्रामीण से लेकर के शहरी बनने का जो प्रक्रिया है ये पूरी अर्बनाइजेशन के नाम से जानी जाती है। नाउ द सेकेंड अर्बनाइजेशन, ये आपका है टॉपिक। द बिगनिंग ऑफ द फर्स्ट अर्बनाइजेशन इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट गोज बैक टू 2350 BC इन द इंडस वैली रीजन। पहली बार जो शहरीकरण की शुरुआत है भारतीय उपमहाद्वीप में, ये होती है शुरुआत 2350 BC में, जो कि सिंधु घाटी सभ्यता में हुई थी। द हड़प्पा कल्चर वाज इसेंशियली एन अर्बन कल्चर। हड़प्पा संस्कृति जो थी वो एक किस्म से शहरी संस्कृति थी। अगर आपने हड़प्पा मोहनजोदड़ो के बारे में पढ़ा होगा बच्चों, तो आपने देखा होगा वहाँ की सड़कें जो हैं वो किस तरह से थी, आज की तरह थी। वहाँ पे घर भी आज की तरह थे, स्नानागार वगैरह, अन्नागार वगैरह, जितनी भी चीज़ें मिली हैं हड़प्पा मोहनजोदड़ो में, वो सब एक शहर होने का प्रमाण देती हैं। नाउ वेयर इन द अर्बन सोसाइटी वाज सपोर्टेड बाय रूरल विलेजेस अराउंड द लार्जर अर्बन सेंटर्स। उस समय में क्या था, जो अर्बन सोसाइटी थी यानी शहरी समाज था, वो ग्रामीण जो क्षेत्र थे उनसे सपोर्ट होती थी। कहने का मतलब आज भी जैसे शहर में लोग रहते हैं, लेकिन अनाज कहाँ का खाते हैं? अनाज तो गांव से ही आएगा। और भी जो चीज़ें हैं, आपको तेल, गुड़, घी, ये सारी चीज़ें जो भी अनाज पैदा होते हैं और हमारी खाद्य सामग्री है, वो सब गांव से ही सपोर्ट होती है। तो अराउंड द लार्जर अर्बन सेंटर्स, जो बड़े बड़े शहरी केंद्र थे, वहाँ पर रूरल विलेजों के द्वारा, गाँव के द्वारा सपोर्ट किया जाता था। आफ्टर द डिक्लाइन ऑफ द हड़प्पा सिविलाइजेशन, हड़प्पा सभ्यता के पतन के बाद, डिक्लाइन का मतलब होता है पतन, द सेकेंड फेज ऑफ अर्बनाइजेशन इन इंडिया बिगन अराउंड 600 BC। दूसरा चरण जो शहरीकरण का शुरू हुआ वो 600 BC में शुरू हुआ। द आर्किटेक्ट ऑफ दिस फेज, इस क्षेत्र के या इस काल के जो आर्किटेक्ट थे, आर्किटेक्ट मतलब होता है स्थापत्यकार, अर्थात जैसे कि कोई बिल्डिंग बनती है तो उसको जो बनाते हैं उनको आर्किटेक्ट कहते हैं। तो इस जो समय था, इसको बनाने वाले जो लोग थे उनको यहाँ पर आर्किटेक्ट कहा जा रहा है। तो इस समय को बनाने वाले कौन थे? आर्यन थे इन द नॉर्थ, उत्तर में, एंड द द्रविडियंस इन द साउथ, साउथ में द्रविड़ लोग थे और नॉर्थ एरिया जो थी आपकी उसमें आर्य लोग थे। इन्होंने शहरीकरण को शुरू किया। द सेकेंड फेज, सेकेंड पैराग्राफ पे आते हैं। द सेकेंड फेज ऑफ अर्बनाइजेशन इज़ इन मैनी वेज इम्पॉर्टेंट टू अस। इसीलिए शहरीकरण का दूसरा जो फेज है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है हमारे आपके लिए। बिकॉज फ्रॉम दिस टाइम, इस समय से ऑनवर्ड्स, इसके बाद आगे तक, अर्बनाइजेशन बिकेम ए परमानेंट फीचर ऑफ द इंडियन लैंडस्केप। भारतीय परिदृश्य का ये एक अस्थायी गुण बन गया। द ओल्ड एग्जिस्टिंग सिटीज़ इन इंडिया, भारत में जो पुराने शहर बसे थे उनमें मुख्य था वाराणसी एंड पटना इन द नॉर्थ, उत्तर में, एंड मदुरई एंड कांचीपुरम इन द साउथ। दो शहर आपको बताए गए नॉर्थ में, कौन कौन से? वाराणसी और पटना। और साउथ में कौन से बताए गए? मदुरई और कांचीपुरम। ओरिजिनेटेड अराउंड 500 BC, इनकी स्थापना लगभग 500 BC के दौरान हुई थी। एंड आर सिम्बोलिक ऑफ इंडियाज़ लॉन्ग अर्बन हेरिटेज, और ये भारतीय जो शहरी विरासत है, हेरिटेज है, उसके ये सिंबल मतलब प्रतीक होता है। तो ये सिम्बोलिक ऑफ इंडिया लॉन्ग अर्बन हेरिटेज हैं। नाउ थर्ड पैराग्राफ, द अर्ली हिस्टोरिकल पीरियड कवर्स 1000 years ऑफ अर्बन हिस्ट्री। जो शुरुआती ऐतिहासिक काल है ये हजारों साल कवर करता है शहरीकरण के इतिहास में। विच में बी डिवाइड इनटू 3 पार्ट्स इन नॉर्दर्न इंडिया, जिसको कि हम उत्तर भारत में 3 भागों में बांट के पढ़ते हैं। पहला है आपका पोस्ट वैदिक पीरियड,
दूसरा है मौर्यन पीरियड और तीसरा है पोस्ट मौर्यन पीरियड। तो वैदिक पीरियड, पोस्ट वैदिक पीरियड का मतलब होता है, एक होता है पूर्व वैदिक, एक होता है आदि वैदिक। वैदिक काल के बाद का समय जो होता है वो आदि वैदिक कहलाता है। वैदिक काल के पहले का समय जो होता है पूर्व वैदिक कहलाता है, उसको प्री वैदिक कहते हैं। और वैदिक काल के बाद का जो समय होता है उसको हम लोग पोस्ट वैदिक कहते हैं। उसके बाद आता है मौर्य काल, जिसमें आप लोगों ने पढ़ा होगा, चंद्रगुप्त मौर्य का नाम सुना होगा, बहुत ही फेमस थे। कौटिल्य का नाम सुना होगा आपने। इसके बाद आता है पोस्ट मौर्यन पीरियड, यानी मौर्यों के बाद का समय। दीज पीरियड्स इंडिकेट द अर्ली ओरिजिन्स ऑफ अर्बनाइजेशन। ये जो काल हैं ये दर्शाते हैं शहरीकरण के शुरुआती उद्भव को। इट्स क्लाइमेक्स इन द मौर्यन पीरियड, और इनका जो चरम है, क्लाइमेक्स है, यानी सबसे ऊंचाई पर शहरीकरण पहुंचा था, वो किस समय पहुंचा था? मौर्यन पीरियड में। एंड लेटर इट्स डिक्लाइन, बाद में इसका पतन हो गया। डिक्लाइन मतलब पतन। इन साउदर्न इंडिया अर्बनाइजेशन ओरिजिनेटेड इन द प्री संगम पीरियड, और दक्षिण भारत में शहरीकरण की शुरुआत जो होता है वो पूर्व संगम काल से के पहले उद्भव हुआ, ओरिजिनेट हुआ। संगम काल के बारे में आपने अगर पढ़ा होगा, नहीं तो आपको पढ़ाया जाएगा। संगम काल के पहले से शुरू हुआ एंड रोज टू ग्रेट हाइट ड्यूरिंग द संगम पीरियड, और संगम काल के दौरान शहरीकरण अपने चरमोत्कर्ष पर, अपने सर्वोच्च पर पहुंचा। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज नेचर ऑफ एविडेंस, यानी जो हमें तथ्य मिले हैं, प्रमाण मिले हैं, किसी चीज़ के लिए सबूत जो मिलते हैं उसको हम लोग एविडेंस कहते हैं। तो कौन से ऐसे सबूत मिले हैं जिससे हमें पता चलता है कि शहरीकरण हुआ? Unlike the first phase of the prehistoric urbanization, the second phase of Aryan and the Dravidian urbanization is substantiated by the great literary text of this period. फर्स्ट फेज की जो प्री हिस्टोरिक अर्बनाइजेशन है, यानी पूर्व ऐतिहासिक शहरीकरण है, उससे हट करके जो सेकेंड फेज है शहरीकरण का, आर्यों का उत्तर काल में, उत्तर में, और दक्षिण में द्रविड़ का, ये जो है बहुत ही साहित्यिक तथ्यों से भरा हुआ है। यानी बहुत सी किताबें लिखी गई हैं इस काल में, जैसे कि धर्मशास्त्र एंड धर्म सूत्राज, ऐसे हैं पाणिनि की अष्टाध्यायी, जैन और बौद्ध धर्म के टेक्स्ट हैं। कौटिल्य ने किताब लिखी थी अर्थशास्त्र। इसके अलावा जो है महाकाव्य हैं, द एपिक्स बोलते हैं उनको। महाकाव्यों में मुख्य रूप से दो आते हैं, रामायण और महाभारत। तो एक है रामायण ऑफ वाल्मीकि, जिसको रामायण को वाल्मीकि ने लिखा था, एंड महाभारत ऑफ वेदव्यास, और महाभारत की रचना वेदव्यास ने की थी। इसी तरह कामसूत्र एक किताब है, उसको वात्स्यायन ने लिखा। महाभाष्य पतंजलि ने लिखा। मनुस्मृति और पुराण लिखे गए, विच प्रोवाइडेड माइन ऑफ इंफॉर्मेशन ऑन अर्बनाइजेशन इन नॉर्थ इंडिया, जो उत्तरी भारत में शहरीकरण के बारे में सूचनाएं प्रदान करते हैं। फॉर साउदर्न इंडिया, दक्षिण भारत के लिए, लिटरेरी एविडेंस एग्जिस्ट इन द संगम लिटरेचर। जो हमें साहित्यिक प्रमाण मिलते हैं वो संगम साहित्य से मिलते हैं, डेटिंग बैक फ्रॉम 500 BC टू 200 AD, जो कि 500 BC से लेकर के 200 AD के बीच में लिखे गए। उनमें कौन कौन सी किताबें आती हैं? तोलकप्पियम, अ ग्रामेटिकल वर्क, ये है ग्रामर पे लिखा गया है। इसके अलावा एपेक्स लिखे गए हैं, शिल्पाधिकारम एंड मणिमेखला, द फिलोसफिकल वर्क ऑफ तिरुकुराल एंड अ नंबर ऑफ अदर वर्क्स, और दूसरे कार्य प्रोवाइड ए पिक्चर ऑफ एमरजेंस ऑफ अर्ली तमिल किंगडम, ये तमिल राज्यों के उद्भव के बारे में एक चित्र प्रदान करते हैं, एंड ऑफ अर्बन सेंटर्स, और शहरी क्षेत्रों के, बिसाइड्स इंफॉर्मेशन ऑन तमिल सोसाइटी एंड एग्रीकल्चर, साथ साथ में ये तमिल समाज और वहाँ की संस्कृति के बारे में हमको सूचनाएं प्रदान करते हैं। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज अर्बनाइजेशन इन नॉर्थ इंडिया द पोस्ट वैदिक पीरियड, यानी उत्तरी भारत में शहरीकरण की शुरुआत, जो कि पोस्ट वैदिक पीरियड में हुआ, यानी वैदिक काल के बाद हुआ। द ऋग्वेदा डिस्क्राइब द आर्यंस एज ए पेस्टोरल एंड एग्रीकल्चरल पीपल ऑफ रूरल ओरिजिन। ऋग्वेद में वर्णन किया गया है कि आर्य लोग एक चरावाह थे। पेस्टोरल मतलब होता है चरावाह, और एग्रीकल्चर माने कृषि करने वाले लोग थे, रूरल ओरिजिन यानी ग्रामीण उद्भव से, एंड द प्राउड डिस्ट्रॉयर ऑफ एन एलाइन कल्चर, और ये विदेशी सभ्यता को नष्ट करने वाले थे। दे फर्स्ट सेटल इन द वैली ऑफ द इंडस, ये सबसे पहले सिंधु घाटी सभ्यता में आकर बसे, एंड इस ट्रिब्यूटरीज, और उसकी शाखाओं में, एंड लेटर बाद में इन द पोस्ट ऋग वैदिक पीरियड, उत्तर वैदिक काल में,
देयर डोमेन वाल एक्सटेंडेड टू द अपर यमुना एंड गंगा प्लेन। ये लोग बढ़ करके यमुना और गंगा के समतल क्षेत्रों में आकर पहुँचे। फॉर नियरली 1000 ईयर्स, लगभग 1000 साल तक, फ्राम 15,000 टू 600 BC, द प्री अर्बन आर्यन लिव्ड इन इनक्लोज्ड विलेजेस। ये लोग गाँवों से जुड़े एरिया में रहते थे। द आईलैंड्स अराउंड द विलेजेस, ये क्या लैंड्स लिखा, द लैंड्स अराउंड द विलेज वर कम्युनली ओन्ड एंड यूज फॉर कल्टिवेशन एंड ग्रेजिंग। जो गांव के नज़दीक के एरिया थी, वहाँ पर ये समुदाय बसते थे और उसका प्रयोग ये लोग खेती के लिए, और कल्टिवेशन मतलब खेती, और ग्रेजिंग मतलब गाय भैंस या जो जानवर होते हैं उनको चराने के लिए इसका प्रयोग करते थे। By the post-Vedic period 800 to 600 BC, the centers of the Aryan homeland had shifted to the upper Yamuna and Ganga basin. उत्तर वैदिक काल जो कि 800 से 600 ईसा पूर्व के बीच में होता है, उसमें जो आर्य लोग थे, इनका जो रहने का जगह था, होमलैंड था, रहने का केंद्र था, वो हट करके शिफ्ट हो गया। कहाँ पर हो गया? यमुना और गंगा बेसिन में। विच वाज इनहेबिटेड बाई टू प्रिंसिपल आर्यन ट्राइब्स, जहाँ पर मुख्य रूप से इनहेबिट मतलब रहना होता है, दो मुख्य आर्य प्रजातियाँ रहती थीं। पहला था द कुरु, जो कि दिल्ली के अराउंड रहते थे, एंड द पांचाल। पांचाल लोग बरेली जगह है, वहाँ के आसपास रहते थे। देयर वर मैनी अदर आर्यन ट्राइब्स, इसके अलावा और भी आर्य प्रजातियाँ थीं। हु फॉट अमंग देमसेल्व्स, जो आपस में लड़ा करती थीं, एंड विद द नॉन आर्यन ग्रुप्स, और आर्यों के अलावा जो ग्रुप होते थे उनसे भी लड़ते थे वो लोग। द टेरिटोरियल फ्यूड्स लेड टू द एमरजेंस ऑफ द स्मॉल किंगडम, और आपस में जो ये जो सामंतवादी युद्ध हुए एक दूसरे से, इनसे छोटे छोटे राज्य उत्पन्न हो गए। एंड इट लेड टू द राइज ऑफ कैपिटल सिटीज़, और इसके वजह से कुछ राजधानी वाले शहरों का उदय हुआ, जैसे कि हस्तिनापुर, श्रावस्ती, कपिलवस्तु, उज्जैन, महिषामती, चंपा, राजगृह, अयोध्या, वाराणसी एंड कौशाम्बी। अबाउट डजन ऑफ सिटीज़ एग्जिस्टेड इन द पोस्ट वैदिक पीरियड, लगभग दर्जनों शहर जो है उत्पन्न हुए या अस्तित्व में आए उत्तर वैदिक काल में। द एमरजेंस ऑफ सिटीज़ इन द पोस्ट वैदिक पीरियड इज़ टू बी एट्रीब्यूटेड टू इकोनॉमिक फोर्सेज। जो ये शहर उत्पन्न हुए उत्तर वैदिक काल में, ये मुख्य रूप से आर्थिक बलों के कारण उत्पन्न हुए। द आर्यन वर एसेंशियली एन आयरन एज, आर्यन जो लोग थे वो मुख्य रूप से लौह काल के थे, यानी उस समय लोहा उत्पन्न हो चुका था। आयरन वाज यूज फॉर मेकिंग एक्सेज, लोहे का प्रयोग कुल्हाड़ी बनाने के लिए करते थे। साज मतलब होता आरी, एंड एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंटेशन, और कृषि कार्यों के लिए जो हमारे हथियार होते हैं उनके लिए, उनके क्रियान्वयन के लिए। इट आल्सो मेड पॉसिबल टू क्लियर द थिक फॉरेस्ट ऑफ द गंगा प्लेन्स फॉर कल्टिवेशन, इसके अलावा खेती के लिए जो गंगा का समतल मैदान है वहाँ के घने जंगलों को साफ करने के लिए भी इनका प्रयोग किया जाता था। द यूज़ ऑफ आयरन प्लाउज हेल्प टू जनरेट ए लार्ज सरप्लस ऑफ फूड, जो प्लाऊ होते हैं, हल होते हैं, उसके प्रयोग ने बड़ी मात्रा में अनाज के उत्पादन में योगदान दिया। विच कुड सस्टेन ए लार्ज पॉपुलेशन, जिससे बड़ी जनसंख्या जीवित रह सकती थी। मोर ओवर आयरन वाज यूज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ द हॉर्स ड्राइवन चैरियट्स, आयरन का प्रयोग मुख्य रूप से जो घोड़े से चलने वाले चैरियट होते हैं, रथ होते हैं, वहाँ पर फॉर वारफेयर, युद्ध के हथियार बनाने के लिए किया गया। एंड ऑक्स ड्राइवन कार्स, और बैल से चलने वाले बैलगाड़ी में वो ट्रांसपोर्टेशन के लिए प्रयोग करते थे, यातायात आवागमन के लिए करते थे। इट आल्सो कंट्रीब्यूटेड टू द इंक्रीज मोबिलिटी ऑफ पॉपुलेशन, इसके अलावा इसका योगदान था बड़ी जनसंख्या के आवागमन पे। एंड हेल्प ट्रेड एंड कॉमर्स विच लेड टू अर्बनाइजेशन, और इससे व्यापार और वाणिज्य को बढ़ावा मिला, जिसने कि शहरीकरण को बढ़ावा दिया। है आपका द मौर्यन पीरियड। कौटिल्याज अर्थशास्त्र, द बुद्धिस्ट टेक्स्ट एंड द ट्रेवल अकाउंट्स ऑफ फाहियान एंड मेगास्थनीज from the literary sources of information on this period। कौटिल्य ने एक किताब लिखी थी, उसका नाम है अर्थशास्त्र। इसके अलावा बौद्धों के ग्रंथ जो होते हैं बुद्ध धर्म के, एंड द ट्रैवल अकाउंट्स ऑफ फाहियान, फाहियान और मेगास्थनीज, ये दो विदेशी यात्री थे जो भारत आए थे, तो उनके यात्रा का जो वृत्तांत है, ब्यौरा है, ट्रैवल अकाउंट ऑफ फाहियान
एंड मेगास्थनीज। ये जो है उनके लिटरेरी सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन ऑन दिस पीरियड, इस पीरियड के साहित्यिक स्रोत हैं सूचना के लिए, जानकारी के लिए कि इस काल में क्या घटित हुआ। द आर्कियोलॉजिकल एक्सकवेशन प्रोवाइड फॉर मोर कन्विंसिंग एविडेंस ऑफ अर्बनाइजेशन ड्यूरिंग द पीरियड। जो पुरातात्विक खनन होते हैं, एक्सकवेशन मतलब होता है खुदाई होती है, वो बहुत ही अच्छे कन्विंसिंग एविडेंस मतलब बहुत ही यथोचित प्रमाण प्रदान करते हैं। एविडेंस मतलब प्रमाण होता है। ऑफ अर्बनाइजेशन माने शहरीकरण के, ड्यूरिंग दिस पीरियड इस काल के, इस काल के शहरीकरण के एथेंटिक या कन्विंसिंग एविडेंस या प्रमाण ये प्रदान करते हैं जो पुरातात्विक खनन हुए, खुदाई हुई। नेक्स्ट टॉपिक है आपका ग्रोथ ऑफ सिटीज़, यानी शहरों का विकास। फ्रॉम द पोस्ट वैदिक पीरियड टू द मॉडर्न पीरियड देयर वाज अ मेजर ईस्टवर्ड शिफ्ट इन द पोजीशन ऑफ द इंडियन कल्चर हार्टलैंड। पोस्ट वैदिक पीरियड के बारे में बताया था मैंने। एक पूर्व वैदिक होता है, एक आदि वैदिक होता है, यानी वैदिक काल के बाद का जो समय है वो पोस्ट वैदिक कहलाता है, और उसके पहले वाला काल जो है प्री वैदिक कहलाता है। तो आदि वैदिक काल या वैदिक काल के बाद से लेकर के मौर्य काल तक देयर वाज ए मेजर ईस्टवार्ड शिफ्ट इन द पोजीशन ऑफ द इंडियन कल्चर हार्टलैंड। धीरे धीरे पूरब की तरफ जो है शिफ्ट हुआ, मतलब शिफ्ट मतलब एक जगह से दूसरी तरफ हटना। भारतीय संस्कृति का जो हार्टलैंड है, जो मेन केंद्र, मुख्य केंद्र है, वो धीरे धीरे पूरब की तरफ शिफ्ट हुआ। बाय दिस टाइम, इस समय तक द लोअर गंगा प्लेन्स हैड बीन फुल्ली इनहेबिटेड। जो निम्न या निचली गंगा का मैदान है वो पूरी तरह से इनहेबिटेड हो गया था। इनहेबिटेड मतलब वहाँ लोग बस गए थे। एंड द सेंटर ऑफ ग्रेविटी शिफ्टेड फ्रॉम कुरु एंड पांचाल टू द मगध रीजन इन बिहार। और जो मुख्य केंद्र है लोगों के यहाँ, ग्रेविटी मतलब तो होता है गुरुत्व, लेकिन यहाँ गुरुत्व मतलब ये है कि जहाँ पर लोग बसने लगे थे वो जो केंद्र था वो पहले कुरु और पंचाल था, वहाँ से हट करके ये मगध क्षेत्र में आ गया जो कि बिहार में आता है। द स्मॉलेस्ट जनपद गेव वे टू द महाजनपद। जो छोटे छोटे जनपद थे वो बड़े बड़े महाजनपदों में तब्दील हो गए, बदल गए अराउंड 600 BC, लगभग 600 BC के दौरान। द जनपद एंड एम्पायर इनकरेज्ड अर्बनाइजेशन। और ये जनपद और एम्पायर मतलब होता है साम्राज्य, इन्होंने इनकरेज किया, उत्साहित किया शहरीकरण को, अर्बनाइजेशन को। द सिटीज़ इंक्रीज्ड इन नंबर, साइज, स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस। अब जो शहर थे वो संख्या में, आकार में, संरचना में और कार्यों में बड़े हो गए, इंक्रीज हो गए। नाउ टाइप्स ऑफ टाउन्स, अगला टॉपिक है आपका। टाइप्स ऑफ टाउन्स मतलब होता है कस्बों के प्रकार। अकॉर्डिंग टू द बुद्धिस्ट टेक्स्ट, बौद्ध ग्रंथों के अनुसार, देयर वर 8 इम्पॉर्टेंट कैटेगरीज ऑफ टाउन्स। टाउन्स की मुख्य रूप से 8 कैटेगरी थी, 8 भाग थे। कौन कौन सी थी? पहला था आपका राजधानियाँ। राजधानियाँ नगर, जिसको हम आज के समय में कैपिटल टाउन कहते हैं, जैसे हमारे उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। दूसरा है स्थानीय नगर। स्थानीय नगर जो होते थे वो जो जनपद थे छोटे, उनके कैपिटल, उनकी राजधानियों को कहते थे। अगला है आपका करवटा नगर, खारवता नगर, इसको कहते थे फोकल पॉइंट ऑफ कॉमर्शियल सेंटर। ये जो थे फोकल पॉइंट ऑफ अबाउट 200 विलेज, लगभग 200 गांवों का एक जो समूह होता था वो मुख्य केंद्र था, उसको हम लोग खारवता नगर कहते थे। चौथा है आपका खेत नगर, ए स्मॉलर टाउन दैन द खारवता। खारवता से छोटा जो कस्बा था उसको खेता नगर कहते थे। जैसे कहने का मतलब खारवता में लगभग 200 गांव थे, इसमें थोड़ा कम गांव थे खेता नगर में। पांचवा है आपका पुतभेदना। पुतभेदना लार्ज कॉमर्शियल सेंटर था, यानी ये वाणिज्य का, आर्थिक व्यवस्था का, जहाँ पर व्यवसाय होता है, पैसे का लेन देन होता है, उसका ये मुख्य केंद्र था। छठा है आपका निगम।
ये ऑर्डिनरी मार्केट सेंटर था, छोटे बाजार, उसको निगम कहते थे। उसके बाद है पटाना। यह है कोस्टल ट्रेडिंग टाउन। ये जो समुद्र के किनारे तटीय इलाका होता है, समुद्र का तट, उसको कोस्टल कहते हैं। वहाँ पर ट्रेडिंग टाउन था, ये व्यापार का केंद्र था। एंड इसके बाद लास्ट है आपका द्रोणमुख। ये रिवर राइन पोर्ट है, यानी नदी के किनारे का बंदरगाह था। उसको हम लोग पोर्ट मतलब जहाँ जहाज़ वगैरह खड़े होते हैं उसको पोर्ट बोलते हैं। तो वहाँ को द्रोणमुख बोलते थे, द्रोणमुख। बिसाइड्स द अबव, इनके अलावा देयर वर खांडवारा, मिलिट्री कैंप, सेना का कैंप था खांडवारा, एंड निवेशा एंड इनकैम्पमेंट था, ये एक कैंप था। बोथ ऑफ टेम्प्रोरी नेचर, ये टेम्प्रोरी थे, मतलब परमानेंट नहीं थे, अस्थायी थे, अस्थायी। इन एडिशन, इसके अलावा देयर वर रिलीजियस एंड एजुकेशनल सिटीज़, कुछ धार्मिक और शैक्षिक शहर थे, जैसे कि तक्षशिला एंड नालंदा, बिलोंगिंग टू द पोस्ट मॉडर्न पीरियड। अब ये दो जो आपके सिटीज़ हैं, कौन कौन से, तक्षशिला और नालंदा, ये पोस्ट वैदिक पीरियड के हैं, यानी पोस्ट मॉडर्न पीरियड, यानी मौर्य काल के बाद के हैं। वर वेल नोन एजुकेशनल सेंटर, ये बहुत ही सुप्रसिद्ध शैक्षिक केंद्र थे, शिक्षा के केंद्र थे। कौन कौन से, तक्षशिला और नालंदा। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज पोस्ट मॉडर्न पीरियड, यानी मौर्य काल के बाद का समय। द अर्बन सोसाइटी ऑफ दिस पीरियड वाज स्ट्रेटिफाइड अलॉन्ग द लाइन्स ऑफ द रूरल सोसाइटी। ये जो शहरी समाज था इस काल का, वो एक किस्म से रूरल सोसाइटी से स्ट्रेटिफाइड, संतृप्त था, हटके था, थोड़ा जुड़ा हुआ था। द मेजर सेगमेंट ऑफ द अर्बन सोसाइटी पर, मुख्य भाग जो थे अर्बन सोसाइटी के, वो थे, पहला द किंग एंड हिज हाई ऑफिशियल, यानी राजा और उसके जो मातहत थे, उसके दरबारी थे या अधिकारी थे। दूसरा था प्रीस्ट, मतलब पुजारी। तीसरा है लोअर ऑफिशियल, यानी छोटे तबके के अधिकारी या कर्मचारी बोल सकते हैं, ऑफिशियल को बोलते हैं। फोर्थ है आपका इंडिपेंडेंट प्रोफेशनल्स, यानी स्वतंत्र व्यवसायी जो अपनी दुकान खोल सकते हैं, अपना व्यवसाय खुद करते हैं, वो आपके इंडिपेंडेंट प्रोफेशनल हुए। पांचवा है मर्चेंट, व्यापारी। छठा है आर्टिशन एंड क्राफ्ट्समैन, कलाकार जो थे, या जो लोहे का काम कर रहे हैं, सोने का काम कर रहे हैं, सुनार हैं, नाई हैं, या लोहार हैं, या आपके कारपेंटर हैं, ये सब थे। इसके बाद है सातवां आपका पब्लिक एंटरटेन, सच एज म्यूजिशियन, एंटरटेनर, यानी पब्लिक को मनोरंजन करने वाले लोग, जैसे कि म्यूजिशियन जो म्यूजिक बजाते हैं, डांसर्स, एक्टर्स, ये सब थे। और आपका आठवां है पर्सन्स परफॉर्मिंग ए वैरायटी ऑफ सर्विसेज, ऐसे लोग जो अनेक प्रकार की सेवाएं प्रदान करते थे या करते थे, जैसे कि धोबी जानते हैं आप लोग, बार्बर, नाई, डोमेस्टिक सर्वेंट, घरेलू नौकर। सिटीज़ बिगैन टू डिक्लाइन फ्रॉम अराउंड द 5th सेंचुरी AD। शहर जो है धीरे धीरे खराब, मतलब पतन होने लगा, उनका डिक्लाइन करने लगे लगभग 5वीं शताब्दी के दौरान, 5th सेंचुरी AD के दौरान। एज रिबिल्ड बाई फायान, जैसा कि प्रकट किया गया, रिबिल्ड मैंने बताया गया, प्रकट किया गया है। फायान एंड वेनसांग, फायान अभी आपने ऊपर पढ़ा था, और वेनसांग ये कौन थे, ये विदेशी यात्री थे जो भारत आए थे, और इन्होंने अपने किताब में वर्णन किया है यहाँ के बारे में। फर्दर सपोर्टेड बाय वात्स्यायन, इसके बाद एक किताब और आई थी, वात्स्यायन ने लिखा था, उसको बोलते हैं कामसूत्र। इसमें एंड देन आर्कियोलॉजिकल एविडेंस, इसके अलावा हमारे पास जो प्रमाण हैं वो आर्कियोलॉजिकल एविडेंस है, एविडेंस मतलब प्रमाण, आर्कियोलॉजिकल पुरातात्विक। अ नंबर ऑफ वेल नोन सिटीज़ फर्दर इंक्लूडिंग तक्षशिला, मथुरा, श्रावस्ती, कौशाम्बी एंड पाटलिपुत्र वर इन अटर रून्स। इसके अलावा जो शहर थे वो भी धीरे धीरे नष्ट होने लगे। रून माने नष्ट होना, RUIN। कौन कौन से, तक्षशिला, मथुरा, श्रावस्ती, कौशाम्बी, पाटलिपुत्र, ये धीरे धीरे खराब होने लगे, रून एंड
एबडंड बाद में ख़त्म हो गई है। कन्नौज एंड नालंदा हाउएवर कंटिन्यू टू मेंटेन द स्प्लेंडर। हालांकि दो ऐसे शहर थे जो नष्ट नहीं हुए, इन्होंने अपने वैभव को बनाए रखा, कन्नौज और नालंदा। कन्नौज एंड नालंदा हाउएवर कंटिन्यूड टू मेंटेन देयर स्प्लेंडर। नेचुरल कैलामिटीज़, प्राकृतिक आपदाएं, डिक्लाइन ऑफ एम्पायर्स, साम्राज्यों का पतन, द रूल ऑफ फ्यूडल चीफ्स, जो वहाँ के सामंत थे, मतलब छोटे राजा एक किस्म से कह सकते हैं आप, वो उनका शासन, फॉरेन इन्वेजन्स, विदेशी आक्रमण, जो विदेशी लोग आए, आक्रांता थे, घुसे यहाँ पर, पर्टिकुलरली दोज ऑफ द हुणाज, विशेष रूप से हूण थे, ये लोग विदेशी थे जो भारत में घुसे थे, यहाँ पर इन्वेजन किए थे। उनसे जो वार होते थे बिटवीन फ्यूडल चीफ्स यानी सामंतों से, वर द चीफ फैक्टर ऑफ द डिक्लाइन ऑफ सिटी, यही कारण था उन शहरों के पतन का मुख्य कारण। तो कहने का मतलब ये जो शहरीकरण हुआ, इसको जो है धीरे धीरे डिक्लाइन कर गया, पतन हो गया। इसकी वजह क्या थी? जो विदेशी आक्रांता थे जो भारत में घुस आए, जैसे कि मेन आपको यहाँ बताया गया हूणों के बारे में। तो उनसे जो सामंतों की लड़ाई होती थी, उन्होंने आक्रमण किया और धीरे धीरे यहाँ के शहर जो थे वो नष्ट हो गए। अगला टॉपिक है बच्चों आपका अर्बनाइजेशन इन साउथ इंडिया। अभी तक आपने पढ़ा नॉर्थ इंडिया के बारे में कि यहाँ पर कैसे जो है अर्बनाइजेशन हुआ, शहरीकरण हुआ। नाउ वी विल डिस्कस अर्बनाइजेशन इन साउथ इंडिया। द एक्सट्रीम साउदर्न पार्ट ऑफ इंडिया विच कंप्राइजेज द टू स्टेट्स ऑफ तमिलनाडु एंड केरला witnessed an independent process of urbanization resulting the emergence of a distinctly Dravidian culture. एक्सट्रीम साउदर्न पार्ट यानी भारत का सुदूर दक्षिण भाग, जिसके अंतर्गत आता है दो मेन राज्य आते हैं, एक है तमिलनाडु, दूसरा है केरला। ये एकदम नीचे हैं, आप देखो भारत के नक्शे में, ये एकदम दक्षिण के एकदम किनारे हैं, सुदूर दक्षिण बोलते हैं। विटनेस्ड, ये गवाह बने, एंड इंडिपेंडेंट प्रोसेस ऑफ अर्बनाइजेशन यानी शहरीकरण के स्वतंत्र प्रक्रिया के, रिजल्टिंग इन द इमरजेंस ऑफ डिस्ट्रिक्टली, और इसका परिणाम क्या हुआ? एक उद्भव हुआ, इमरजेंस हुआ, उत्पन्न हुआ, क्या हुआ? डिस्ट्रिक्टली, एकदम द्रविडियन कल्चर यानी द्रविड़ संस्कृति का उद्भव हुआ। द फर्स्ट फेज ऑफ अर्बनाइजेशन इन इंडिया, आई द हड़प्पा फेज, हैड रिजल्टेड इन द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द अर्बन सेंटर्स एज फार साउथ एज द माउथ ऑफ द नर्मदा एंड ताप्ती एंड द मालवा प्लेटू। जो पहला चरण था, फर्स्ट फेज था शहरीकरण का भारत में, जो कि हड़प्पा काल कहलाता है, हड़प्पा फेज, हैड रिजल्टेड, उसका परिणाम हुआ, इन द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ अर्बन सेंटर, जो शहरी केंद्र थे वो इस्टेब्लिश हुए, स्थापित हुए, एज फार साउथ एज द माउथ ऑफ द नर्मदा, और साउथ में जो है नर्मदा के मुहाने पे, और नर्मदा और ताप्ती ये दोनों नदियां हैं, इनके मुहाने पे, एंड द मालवा प्लेटू, और मालवा पठार है, प्लेटू मतलब होता है पठार, यहाँ पर उत्पन्न हुए शहर। द हड़प्पा कल्चर स्प्रेड डीप इनटू द दक्कन प्लेटू, हड़प्पा संस्कृति जो है वो पूरी तरह से फैल गई दक्कन पठार के पास। द ओरिजिन ऑफ द द्रविडियन फेज ऑफ द अर्बनाइजेशन में बी ट्रेस्ड टू अराउंड द 5th सेंचुरी BC। द्रविडियन जो फेज है ये शहरीकरण का, इसको देखा जा सकता है, ट्रेस किया जा सकता है लगभग 5वीं शताब्दी BC के दौरान। एज रिवील्ड बाय द संगम लिटरेचर, संगम साहित्य के द्वारा जैसा कि प्रकट हुआ है, द द्रविडियन कल्चर अटेंड अ वेरी हाई लेवल, द्रविडियन संस्कृति जो थी वो बहुत उच्च स्तर पे थी, हाई लेवल पे थी, विद अर्बनाइजेशन एज ए कॉन्कोमिटेंट प्रोसेस, जहाँ पर शहरीकरण एक सतत प्रक्रिया थी। द टू मेजर तमिल लिपिक्स, जो मुख्य रूप से दो तमिल महाकाव्य हैं, शिल्पाधिकारम एंड मणिमेखला, ये दो, जैसे हमारे यहाँ रामायण और महाभारत है उत्तर भारत में, वैसे ही दक्षिण भारत में जो है द्रविडियन कल्चर में जो है दो महाकाव्य हैं, इपिक्स बोलते हैं इनको। कौन कौन से हैं? शिल्पाधिकारम और मणिमेखला। डील विद द अर्बन सोसाइटीज इन द पांड्या एंड चेर किंगडम, ये पांड्य और चेर दो राज थे, वहाँ पर शहरी अर्बन सोसाइटी के बारे में वर्णन करते हैं। द क्लासिकल तमिल लिटरेचर प्रोवाइड्स एम्पल एविडेंस ऑफ एन इंडिपेंडेंट अर्बन सिविलाइजेशन इन साउथ,
क्लासिकल तमिल साहित्य जो है प्रदान करता है प्रचुर मात्रा में, एम्पल मात्रा में एविडेंस यानी प्रमाण एक स्वतंत्र शहरीकरण के बारे में। साउथ में द मेजर तमिल सिटीज़ वर, मुख्य रूप से तमिल के जो शहर थे वो कौन कौन से थे? मदुरई, वांजी, उड़ायूर, पुहार एंड कोड़काई, which served as the capital cities of the early तमिल किंगडम ऑफ द पांड्या, चोला एंड चेर। ये तीन साम्राज्य थे, पांड्य, चोल और चेर। इनके जो तमिल राजधानियाँ थीं, उनके जो मुख्य सिटी थे वो ये थे आपके मदुरई, वांजी, उड़ायूर, पुहार और कोड़काई। मेगास्थनीज एंड कौटिल्य आल्सो मेंशन द सिटीज ऑफ मदुरई एंड कांचीपुरम। मेगास्थनीज ये आपके लेखक हैं, कौटिल्य हैं, इन्होंने अर्थशास्त्र लिखा था। ये इन्होंने भी वर्णन किया है दो शहरों का, मदुरई और कांचीपुरम का। द मेजर सिटीज़ ऑफ दिस पीरियड वर, मुख्य जो शहर थे इस काल के वो था पुहाड़, द चोला पोर्ट, चोला बंदरगाह एंड कोस्टल कैपिटल, और समुद्र तट की जो राजधानी थी उड़ायूर। द चोला आइलैंड कैपिटल, चोला द्वीप का जो राजधानी थी कोरकई। द पांड्या कोस्टल कैपिटल, पांड्य समुद्र तटीय राजधानी मदुरई थी। द पांड्या इनलैंड कैपिटल, पांड्यों की जो आंतरिक राजधानी थी वो मुशरी थी। द चेरा पोर्ट, इसके अलावा एंड बांजी एंड करूर। द चेला इनलैंड कैपिटल, दस अ डिस्टिंक्टिव फीचर ऑफ द साउदर्न किंगडम्स। इस तरह से एक अलग गुण था, अलग प्रकार था दक्षिण की राजधानियों का, वहाँ के साम्राज्यों का। वाद द एग्जिस्टेंस ऑफ टू कैपिटल सिटीज ऑफ ईस्ट किंगडम, यानी हर राज्य के दो मुख्य रूप से राजधानियाँ होती थीं। जैसे अपने यहाँ क्या है, एक राजधानी होती है, वहाँ पर क्या था, दो दो राजधानियाँ थीं। कांची वाद द इनलैंड कैपिटल, तो एक होता था इनलैंड कैपिटल और एक होता था कोस्टल कैपिटल, दो कैपिटल होते थे। कांची जो था इनलैंड कैपिटल था, इसका था तोंडई मंडलम का, द फोर्थ टेरिटोरियल यूनिट ऑफ द तमिल कंट्री, तमिल देश के टेरिटोरियल यूनिट का चौथा साम्राज्य था ये। इसके बाद अगला टॉपिक है आपका डिस्ट्रिक्टिव एस्पेक्ट ऑफ द्रविडियन अर्बनाइजेशन। नेक्स्ट टॉपिक है आपका डिस्ट्रिक्टिव एस्पेक्ट्स ऑफ द्रविडियन अर्बनाइजेशन, यानी द्रविड़ शहरीकरण का जो विशेष पहलू है, डिस्ट्रिक्टिव एस्पेक्ट्स है, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि उसमें कौन सी विशेषताएं थीं। द तमिल कंट्री shows a remarkable continuity in urban traditions। तमिल जो देश है, वहाँ पर प्रदेश कहेंगे लेकिन उस समय देश बोलते थे, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण उसमें निरंतरता देखने को मिलती है, कंटिन्यूटी मिलती है अर्बन ट्रेडिशन में, शहरी परंपरा में। फ्रॉम द 5th सेंचुरी BC टू द प्रेजेंट, यानी 5वीं शताब्दी BC से लेके आज तक जो है वहाँ पर एक निरंतरता दिखती है, कंटिन्यूटी दिखती है अर्बन ट्रेडिशन में, शहरी परंपराओं में। वाइल सम ऑफ द अर्लियर अर्बन सेंटर्स, हालांकि कुछ जो शुरुआती अर्बन केंद्र थे, शहरी केंद्र थे, जैसे कि उड़ायूर, पुहार एंड कोड़कई एग्जिस्ट ओनली एज ड्यूम्स टुडे, उसमें आज केवल उनके अवशेष बचे हैं, यानी खंडहर बचे हैं। अदर्स लाइक मदुरई एंड कांचीपुरम हैव withstood the vagaries of Indian history remarkably well, और मदुरई और कांचीपुरम में आज भी जो है वहाँ पर विराजमान है भारतीय इतिहास का बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू, यानी बहुत सारी चीज़ें जो देखने में मिलती हैं आज भी, वो जैसे का है एकदम से तो ऐसे नहीं है, लेकिन काफ़ी कुछ वैसा ही है। वन मेजर फैक्टर कंट्रीब्यूटिंग टू दिस कंटिन्यूटी इज़ द नियर एब्सेंस ऑफ फॉरेन इन्वेजन। एक जो महत्वपूर्ण कारक है जो इसको कंट्रीब्यूट करता है, योगदान देता है यहाँ की निरंतरता को, कंटिन्यूटी को, वो है यहाँ पर विदेशी आक्रमण कम हुए। एब्सेंस माने अनुपस्थिति, फॉरेन इन्वेजन मतलब विदेशी आक्रमण, तो विदेशी आक्रमण नहीं हुए, इसीलिए वहाँ पर जो ये आपकी अर्बन ट्रेडिशन है वो लगातार वहाँ पर कंटिन्यू बनी रही, निरंतर बनी रही। डिस्पाइट द आर्यन इन्फ्लुएंसेस, आर्यन प्रभावों के बावजूद इनटू दिस रीजन, इस क्षेत्र में इन द 5th सेंचुरी BC 5वीं शताब्दी में द साउथ ऑलवेज मेंटेन ए कल्चरल आइडेंटिटी ऑफ इट्स ओन, साउथ ने बना के रखा अपनी सांस्कृतिक विरासत को,
अपनी एकता को पहचान को, आइडेंटिटी मैंने पहचान होता है, खुद की पहचान को बनाए रखा। द साउदर्न सिटीज़ कैरिड ऑन ए फ्लरिशिंग ट्रेड विद द अरब्स। साउदर्न सिटीज़ जो थी वो, वहाँ के शहर जो थे वो फलता फूलता फ्लरिशिंग ट्रेड था, फलता फूलता व्यापार था अरबों के साथ। एंड लेटर बाद में द ग्रीक एंड रोमन, और ग्रीक और रोमन के साथ भी इनका अच्छा व्यवसाय था। द तमिल ट्रेडेड विद सुमेरिया मेसोपोटामिया अराउंड 1000 BC। तमिलों ने व्यापार किया था सुमेरिया जो कि मेसोपोटामिया में है, वहाँ से लगभग 1000 BC के दौरान। द पांड्य किंग्स सेंट एमिसरीज टू द रोम कोर्ट। पांड्य राजाओं ने अपने दूत भेजे थे, राजदूत बोलते हैं एमिसरीज, टू द रोम कोर्ट, रोम के दरबार में, इन द 2nd century, 2वीं शताब्दी में। द प्रेजेंस ऑफ न्यूमरस रोमन क्वाइंस। बहुत सारे रोमन सिक्कों की उपस्थिति इन साउथ इंडिया, दक्षिण भारत में, टेस्टिफाइज, ये प्रमाण देती है, टू द वैल्यूम ऑफ द ट्रेड, इससे पता लगता है कितना बढ़िया व्यापार था बिटवीन साउथ इंडियन पोर्ट एंड यूरोप, यानी दक्षिण भारतीय बंदरगाहों और यूरोप के बीच में कितना अच्छा व्यापार था, इसका वो प्रमाण देती है। नेक्स्ट टॉपिक है आपका एग्रीकल्चरल इंटेंसिफिकेशन, यानी कृषि का जो है कहाँ पर ठहराव था, कहाँ पर ज़्यादा था, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। द आर्यंस वर इसेंशली एन आयरन एज पीपल। आर्यन लोग जो थे वो लौह काल के लोग थे। दे यूज आयरन टू वाइडन देयर एरिया ऑफ सेटलमेंट बाय कटिंग क्लियर फॉरेस्ट। वह लोग लोहे का प्रयोग करते थे जंगलों को काट करके अपने सेटलमेंट एरिया को बढ़ाने के लिए। दे यूज आयरन प्लाउज एंड ड्रॉट एनिमल। ये लोग लोहे के बने हुए हल और ड्रॉट एनिमल का प्रयोग करते थे, मेनली जैसे कि ऑक्शन, बैल, टू जनरेट ए लार्ज सरप्लस ऑफ फूड, बहुत सारा अतिरिक्त भोजन पैदा करने के लिए। इनिशियली, शुरुआत में, हाउएवर एग्रीकल्चर वाज ए सेकेंडरी ऑक्यूपेशन। शुरुआत में जो कृषि था वो द्वितीय व्यवसाय था। एग्रीकल्चर वाज प्रॉब्ली इंट्रोड्यूस्ड बाय देयर कॉन्टेक्स्ट विद द ओरिजिनल इनहैबिटेंट्स। ऐसा माना जाता है जो यहाँ के मूलभूत निवासी थे, पहले जो आर्यन नहीं थे, नॉन आर्यन थे, उनसे परिचय के फलस्वरूप यहाँ उन्होंने भी कृषि का कार्य शुरू किया इंडिया में। ड्यूरिंग द पोस्ट वैदिक पीरियड, उत्तर वैदिक काल में, यानी वैदिक काल के बाद में जिसको बोलेंगे, द स्प्रेड ऑफ एग्रीकल्चर ब्रॉट अबाउट इम्पॉर्टेंट चेंजेस। कृषि ने बहुत सारे महत्वपूर्ण परिवर्तन किए इन इकोनॉमिक लाइफ ऑफ द पीपल, लोगों के आर्थिक जीवन में, विच रेंडर स्टेबिलिटी टू देम, इससे उनके अंदर स्थिरता आई, यानी एक जगह पर रहना स्टार्ट कर दिए, ना कि इधर उधर। देयर वर रेफरेंसेस ऑफ बर्ले, राइस, व्हीट एंड वाइड वेराइटीज ऑफ शुगर केन ग्रोन ड्यूरिंग द पोस्ट वैदिक पीरियड। उत्तर वैदिक काल के दौरान, वैदिक काल की बात के समय में हमें उदाहरण मिलते हैं गेहूँ, चावल हैं और मक्का, इन सब के बारे में, और गन्ना के बारे में है कि इस समय जो है उनकी खेती की जाती थी। विद द हेल्प ऑफ इमेजिनेशन, विद द हेल्प ऑफ क्या लिखा है ये, इरिगेशन यानी सिंचाई के माध्यम से, सिंचाई की हेल्प से, एंड मैन्योर मतलब खाद, काउडंग, एंड ए बेटर नॉलेज ऑफ सीजन्स, और मौसमों का बेहतर ज्ञान से, पीपल वर एबल टू ग्रो सरप्लस फूड, लोग अतिरिक्त भोजन उत्पादन करने में सक्षम थे। ड्यूरिंग द मॉडर्न पीरियड, मौर्य काल के दौरान, एग्रीकल्चर फॉर्म द मेन स्टे ऑफ द इकोनॉमी, जो है कृषि जो है मुख्य व्यवसाय हो गया था आर्थिक व्यवस्था का। द लैंड प्रोवाइडेड 2 क्रॉप्स ईयर, ज़मीन जो थी हर साल 2 तरह की फसलें देती थी। देयर बाई सपोर्टिंग ए लार्ज पॉपुलेशन ऑफ लाइव स्टॉक, जिससे कि बहुत सारे लोगों की आजीविका चलती थी। द एंटायर लैंड, संपूर्ण ज़मीन वाज ओन्ड बाय द किंग, राजा के अधिकृत थी, एंड कल्टिवेटेड बाय फार्मर्स, और किसानों द्वारा वहाँ पर खेती की जाती थी। हु वर सुपरवाइज्ड बाय नंबर ऑफ ऑफिशियल, और जिनकी निगरानी बहुत सारे ऑफिशियल या कर्मचारी लोग करते थे। इन द अर्थशास्त्र, डिस्टिनेशन हैज़ बीन मेड बिटवीन क्षेत्र का लैंडलॉर्ड एंड उपावसा टेनेंट। कौटिल्य ने अर्थशास्त्र लिखा है किताब, उसमें विशेष रूप से वर्णन किया गया है कि क्या विशेषताएं थीं, क्या डिफरेंस था, क्या भिन्नता थी लैंडलॉर्ड यानी क्षेत्रक जिनको बोलते थे, जमींदार,
और उपावश यानी टेनेंट यानी मजदूर, मधुआ मजदूर जो काम करते थे, उनकी खेती नहीं होती, मतलब उनका खेत नहीं होता था, वो लोग सिर्फ काम करते थे। उनमें क्या अंतर था? फैसिलिटीज़ ऑफ इरीगेशन वर प्रोवाइडेड बाय द स्टेट, जो सिंचाई की व्यवस्था थी वो राज्य के द्वारा प्रदान की जाती थी। द सुदर्शन लेक इन सौराष्ट्र बीएस एंड एविडेंस ऑफ दिस फैक्ट, सुदर्शन झील एक उदाहरण है सौराष्ट्र में जो कि है वो देती है प्रमाण इस तथ्य का। ना इसके बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं केस स्टडी तमिलनाडु। द रीजन लाइंग साउथ ऑफ द कृष्णा तुंगभद्रा एंड कावेरी रिवर्स इज नोन एज द तमिल रीजन। वह क्षेत्र जो कि स्थित है कृष्णा तुंगभद्रा और कावेरी नदियों के बीच में, उसे कहा जाता है तमिल क्षेत्र। मेगालिथिक वराइज एंड इनहेबिटेंट साइट्स एज वेल एज द संगम लिटरेचर फ्रॉम द सोर्सेज ऑफ एंशिएंट हिस्ट्री ऑफ तमिलनाडु। तमिलनाडु का जो प्राचीन इतिहास है वो संगम साहित्य से मिलता है, इसके अलावा मेगालिथिक खनन से, और वहाँ पर जो आवास बने हुए थे उसकी खुदाई से पता चलता है कि क्या वहाँ पर कैसे था। बिटवीन 200 BC एंड 300 AD 3 डायनेस्टीज ऑफ चोला, पांडा एंड द चेराज रूल्ड ओवर साउथ इंडिया। 200 BC से लेकर के 300 BC के बीच में 200 BC से लेकर के 300 BC के बीच में 3 डायनेस्टी ने काम किया, 3 साम्राज्यों ने वहाँ पर शासन किया, चोल, पांड्य और चेर। दक्षिण भारत में इन 3 साम्राज्यों ने शासन किया। द चोलाज एंड द पांड्याज रूल्ड ओवर तमिल रीजन, चोल और पांड्य जो थे वो तमिल क्षेत्र में शासन करते थे, वाइल द चेराज रूल्ड ओवर द नेबरिंग स्टेट ऑफ केरला, और चेर जो थे वो केरला में जो कि पड़ोसी राज्य था वहाँ पर शासन करते थे। द चोलाज, द चोला किंगडम वाज सिचुएटेड इन कावेरी डेल्टा, चोल साम्राज्य जो था वो कावेरी डेल्टा पर स्थित था। इट वाज कॉल्ड चोल मंडल और चोलम मंडलम। उरैयूर मॉडर्न तिरुचिरापल्ली वाज इट्स कैपिटल। इसे चोल मंडलम या चोल मंडल कहते थे, और उरैयूर जिसको कि इस समय आधुनिक भारत में तिरुचिरापल्ली कहा जाता है, ये वहाँ की राजधानी थी। कारिकाल अराउंड 190 AD वाज द मोस्ट फेमस चोला। कारिकाल जो था वो 190 ईस्वी के दौरान बहुत प्रमुख राजा था, शासक था चोल साम्राज्य का। ही सबड्यूड, उसने हराया द नेबरिंग चेराज एंड चेर और पांड्य को। ही मेड द चोल किंगडम अ ग्रेट मैरीटाइम पावर बाई मेन स्टीमिंग अ लार्ज फ्लीट ऑफ शिप्स। उसने चोल साम्राज्य को एक बहुत बड़ा सामुद्रिक शक्ति बनाया था। मैरीटाइम पावर मतलब सामुद्रिक शक्ति, किसके द्वारा? बहुत सारे जहाज़ों के काफिला, फ्लीट ऑफ मतलब ढेर सारे जहाज़ों इकट्ठा होते हैं, उनको फ्लीट बोलते हैं, ढेर सारे जहाज़ों के काफिले को मेंटेन करके। हिज मैरीटाइम स्ट्रेंथ एनेबल्ड हिम टू कनकर एंड ऑक्यूपाई नॉर्दर्न पार्ट ऑफ सिमहला। ये जो उसका सामुद्रिक ताकत थी उसी ने उसको समर्थ बनाया, एनेबल किया। टू कनकर माने विजय प्राप्त करना, और ऑक्यूपाई माने कब्जा करना। सिम्हल जो कि श्रीलंका में है, उसके उत्तरी भाग को उसने विजय कर लिया फॉर सम टाइम, कुछ समय के लिए। बट सून, लेकिन जल्द ही, द चोला वर पुश्ड आउट बाय द सिम्हलीज। सिमलीज श्रीलंका का राजा है, उसके द्वारा उनको चोलों को हटा दिया गया, बाहर कर दिया गया। करिकाल शिफ्टेड हिज कैपिटल फ्रॉम उरैयूर टू कावेरी पट्टनम। करिकाल ने अपनी राजधानी को उरैयूर से हटा करके कावेरी पट्टनम कर दिया। और उसके बाद है उरैयूर का और पुहाड़। कावेरी पट्टनम को पुहाड़ भी कहते हैं। कोस्टल सेटलमेंट जो कि समुद्र तटीय भाग है, वहाँ पर सेटलमेंट है ये। फेमस फॉर फॉरेन ट्रेड, जो कि विदेशी व्यापार के लिए फेमस था। ही लेड स्पेशल एम्फेसिस ऑन इरिगेशन, उसने सिंचाई पर बहुत जोर दिया। बाय कंस्ट्रक्टिंग कैनाल्स, नहर बना करके, फ्रॉम द कावेरी रिवर, कावेरी नदी से। ही कंस्ट्रक्टेड 165 किलोमीटर लॉन्ग एम्बैंकमेंट अलॉन्ग द कावेरी, उसने 165 किलोमीटर बड़ा बांध बनाया था कावेरी नदी पे। करिकाल सक्सेसर वर वीक रूलर्स, करिकाल के जो उत्तराधिकारी थे वो कमज़ोर शासक थे। द चोला पावर रैपिडली डिक्लाइंड अंडर देम, और चोल साम्राज्य का बहुत तेज़ी से पतन हो गया उनके अंतर्गत। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे पांड्य। तो चोल में आपने देखा कुल मिला के कावेरी डेल्टा, कावेरी मुहाने पे था ये,
और वहाँ की राजधानी चोलामंडलम या चोलमंडल, जिसे कि उरैयूर, जो तिरुचिरापल्ली है वहाँ की राजधानी थी। चोलमंडलम, मंडल यहाँ का मतलब इसको कहते थे, चोल के साम्राज्य को चोलमंडल या चोलमंडलम कहते थे। वहाँ की राजधानी उरैयूर थी। और करिकाल जो था मेन राजा था। ये आपने यहाँ पर सीखा। अगला है पांड्य। द पांड्या किंगडम एक्सटेंडेड ओवर द मॉडर्न डिस्ट्रिक्ट ऑफ द तिन्नेवेली, रमनाड एंड मदुरई। पांड्य जो साम्राज्य था वो फैला हुआ था आधुनिक जिले तिन्नेवेली, रमनाड और मदुरई में, जो कि तमिलनाडु में है। देयर कैपिटल वाज मदुरई, उनका जो राजधानी थी मदुरई थी। देयर वर डिफरेंसेस टू द पांड्य किंगडम इन द महाभारत और जातक कथाओं में भी इनका वर्णन है। इंडिका एंड आल्सो इन अशोक स्क्रिप्ट, इंडिका एक किताब है, और अशोक के काल में जो इंस्क्रिप्शंस मिले थे, लेख मिले थे, उसमें भी इसका वर्णन है। इन द फर्स्ट सेंचुरी बीसी, पहली शताब्दी बीसी में नेंदू चेजियन वाज वन ऑफ द मोस्ट रिनोन्ड पांड्य रूलर। नेंदू चेजियन जो था ये बहुत ही फेमस या बहुत ही सुप्रसिद्ध पांड्य शासक था। ही डिफीटेड द कंबाइंड फोर्सेज ऑफ द चोला एंड चेरा, उसने चोल और चेर के संयुक्त सेना को हराया था। ही वॉज अ ग्रेट पैटर्न ऑफ आर्ट एंड लिटरेचर, वह साहित्य, कला और साहित्य का बहुत बड़ा संरक्षक था। पैटर्न में तो संरक्षक होता है। द पांड्य रूलर्स परफॉर्म वैदिक सेक्रीफाइसेज एंड हेल्ड द ब्राह्मण्स इन हाई स्टीम। पांड्य शासक जो थे वो यज्ञ करते थे, वैदिक सेक्रीफाइस करते थे और ब्राह्मणों को उच्च स्थान देते थे। इसके बाद है चेरा। मालाबार, कोचीन एंड मॉडर्न त्रावणकोर कंप्राइज द चेरा किंगडम। चेरा साम्राज्य में मालाबार था, कोचीन था और आधुनिक त्रावणकोर था। आल्सो कॉल्ड केरल पुत्र, उसे केरल पुत्र के नाम से भी जाना जाता है। एंड इस कैपिटल इज बांगी, इसकी राजधानी बांगी थी। वन ऑफ द अर्लीस्ट रेफरेंसेस टू द चेराज इज इन द अशोका इंस्क्रिप्शन। सबसे जो लेटेस्ट आपका ये रेफरेंस मिलता है, उदाहरण मिलता है, अशोक काल के लेखों में इनका वर्णन है। इन द 3rd सेंचुरी बीसी, तीसरी शताब्दी बीसी में। द चेर टेरिटरीज इंक्लूडेड नैरो स्ट्रिप ऑफ लैंड बिटवीन द कोस्ट एंड द घाट्स। जो चेर साम्राज्य था वो फैला हुआ था एक पतले रेखा के रूप में, जो कि समुद्र तट और घाट के बीचों बीच था। अमंग द मोस्ट पावरफुल चेरा रूलर्स बस, सबसे जो फेमस चेर शासक थे उसमें थे नांदू जेराई अदान एंड सेंघुटवन और रेड क्या लिखा है ये, रेड चेरा या संगुटवन, ये एक शासक था और एक था नेंदू जेरल एडन। अगला टॉपिक है आपका एडमिनिस्ट्रेशन इन द साउथ किंगडम, यानी दक्षिण साम्राज्य में प्रशासन कैसे था। द किंग वाज असिस्टेड बाय ए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। राजा जो है उसको हेल्प लेता था, वहाँ पर एक मंत्रियों का काउंसिल थी। एंड ए लार्ज नंबर ऑफ ऑफिशियल, बहुत सारे कर्मचारी थे। देयर यूज टू बी अ सभा, एक वहाँ पर सभा होती थी, असेंबली जिसको बोलते हैं, ऑफ ट्राइबल चीफ्स, जो जनजातीय मुखिया होते थे उनकी, विच वाज एन एडवाइजरी बॉडी टू द किंग, और ये राजा के सलाहकार होते थे। द किंग मेंटेन्ड एन आर्मी कंसिस्टिंग ऑफ एलिफेंट्स, चैरियट्स, कैलेवरी एंड इन्फेंट्री। राजा की सेना होती थी जिसमें हाथी, रथ और पैदल सेना, ये सारा उसमें होते थे। द पांड्य रूलर्स यूज टू इम्पोर्ट हॉर्सेस। पांड्य शासक जो थे वो घोड़ों का आयात करते थे, यानी दूसरे देशों से खरीदते थे। देयर रूलर्स वर बेनिवोलेंट, ये बहुत ही उदार थे। दे टुक अ वेरियस मेजर्स फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल, ये लोगों के कल्याण के लिए बहुत से कदम उठाते थे। लैंड रेवेन्यू एंड ट्रेड वर द मेन सोर्सेज ऑफ इनकम, और इनके इनकम के जो मुख्य स्रोत थे वो जमीन का जो राजस्व था, मतलब जो टैक्स वगैरह लगता था, और व्यापार। अब हम लोग ट्रेड के बारे में पढ़ते हैं। टेकिंग ऑफ एडवांटेज ऑफ देयर कोस्टल लोकेशन, समुद्र तटीय भाग पर स्थित होने का लाभ लेकर ऑल ऑफ द 3 किंगडम्स डेवलप्स देयर मैरीटाइम पावर। इन तीनों साम्राज्यों ने, चेर, चोल और पांड्य, तीनों ने मैरीटाइम पावर यानी सामुद्रिक ताकत हासिल किया था। मैनी पोर्ट टाउन लाइक पुहाड़ ऑफ द चोलाज, बहुत सारे जो बंदरगाह शहर थे जो समुद्र के किनारे बसे थे, उसमें पुहाड़ चोलों का, मुजरीज चेरों का, एंड अरिकामेडू
ऑफ द पांड्या, और पांड्यों का था अरिकामेडू। ये डेवलप्ड अंडर द पैट्रोनेज ऑफ द रूलर्स, ये बहुत ही फले फूले विकसित हुए वहाँ के शासकों के संरक्षण में, पैट्रोनेज में। द रूलर्स इनकरेज्ड बोथ इंटरनल एंड एक्सटर्नल ट्रेड, वहाँ के शासकों ने उत्साहित किया आंतरिक और बाहरी व्यापार को। दे मेंटेन फ्लीट्स ऑफ शिप्स, इन्होंने जहाज़ों के बेड़े को मेंटेन किया। एंड कैरिड ऑन ट्रेड विद इजिप्ट, इन्होंने इजिप्ट के साथ ट्रेड किया, व्यापार किया, अरब के साथ, एंड रोमन इन द वेस्ट, एंड विद मलाया एंड चाइना इन द ईस्ट, और ईस्ट में मलाया और चाइना से इन्होंने व्यापार किया। तोंडी, मुजरी, कोरकाई एंड कावेरी पट्टनम वर सम ऑफ द मेन ट्रेड सेंटर्स, ये मुख्य व्यापार के केंद्र थे जो भी नाम बताए गए। द रोमन्स वर पर्टिकुलरली फॉन्ड ऑफ इंडियन गुड्स, रोमन जो लोग थे वो भारतीय सामानों के बहुत ही शौकीन थे। एंड एक्सचेंज्ड देयर देम फॉर प्योर गोल्ड, और उसके बदले में लोग शुद्ध सोने से अदला बदली करते थे। द मेन आइटम ऑफ ट्रेड वर, जो मुख्य व्यापार के आइटम थे वो थे आपके पर्स, मोती, प्रीशियस स्टोन, बहुत ही बहुमूल्य पत्थर, स्पाइसेस, मसाले, टेक्सटाइल्स, कपड़े, टिम्बर, आइवरी, हाथी दांत, ये सब व्यापार के मुख्य जो है आइटम थे। विच वर इन ग्रेट डिमांड इन वेस्टर्न कंट्रीज, जिनकी मांग पश्चिमी देशों में बहुत थी। द रोमन्स ब्रॉट टू इंडिया आर्टिकल्स सच एज कॉपर, रोमन लोग जो है भारत ले आए बहुत सारे सामान जैसे कॉपर, टेन, लेड, ग्लास, वायर, ऑर्नामेंट, गहने, पॉटरी, गोल्ड एंड सिल्वर कॉइन, पॉटरी मने मिट्टी के बर्तन, सोना और चांदी के सिक्के। नाउ लाइफ ऑफ द पीपल, वहाँ के लोगों का जीवन कैसा था। संगम लिटरेचर मेंशंस 5 इकोलॉजिकल और जियोग्राफिकल जोन, संगम साहित्य जो है वर्णन करता है 5 मुख्य रूप से इकोलॉजिकल या भौगोलिक क्षेत्रों का। द पैटर्न ऑफ लिविंग इन ईच जोन वाज डिफरेंट, हर जोन पर जो है, हर जोन में जो है लोगों के जीने का तरीका जो था वो अलग था। थैंक यू मैम। दीज जोन्स पर कुरुंजी, ये जो क्षेत्र थे एक कुरुंजी था जहाँ पर पहाड़ थे और जंगल थे। मुलई, यहाँ पर पास्टर लैंड था, चरागाह था। मैरूटम, यहाँ पर फर्टाइल एग्रीकल्चर प्लेन थे यानी खेती के मैदान थे। नेटल, ये समुद्र तट था। एंड एडिड जोन था। एग्रीकल्चर वाज द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल, कृषि जो है मुख्य व्यवसाय था लोगों का। आयरन प्लाउ शेयर वाज यूज टू कल्टिवेट फील्ड, लोहे के आपके हल जो थे वो खेत जोतने काम आते थे। राइस, शुगर केन, चावल, गन्ना, दाल, पल्सेज, फ्रूट्स एंड स्पाइसेस, मसाले ये उगाए जाते थे, वर्ग्रोन। मोस्ट ऑफ द पीपल लिव्ड इन विलेजेस, ज़्यादातर लोग गांव रहते थे। द पीपल ऑफ द कोस्टल रीजन्स वर इंगेज इन ट्रेड एंड इंडस्ट्री, जो समुद्र तट के किनारे के लोग थे वो लोग व्यापार और उद्योग धंधों में व्यस्त थे। पीपल हैड टू पे टैक्सेज ऑन देयर क्राफ्ट्स, लोगों को टैक्स देना पड़ता था अपने क्राफ्ट पे, ट्रेड पे और रोड और कैनल पे। म्यूजिक, डांसिंग, गैम्बलिंग, म्यूजिक, डांस और जुआ वर देयर फेवरेट अम्यूजमेंट, इनके मनोरंजन के साधन थे। अम्यूजमेंट मतलब मनोरंजन। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज रिलीजन। ड्यूरिंग द पीरियड 200 BC to 300 AD, द साउदर्न किंगडम्स वर ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड बाय द हिंदुइज्म। लगभग 200 BC से लेकर के 300 AD के दौरान दक्षिण के जो साम्राज्य थे वो हिंदूवाद से प्रभावित थे। विच वाज स्पेशली पेट्रोनाइज्ड बाय द रूलर्स, जिसको कि संरक्षण दिया जाता था शासकों के द्वारा। दे परफॉर्म्ड एलेबोरेट वैदिक सेक्रीफाइसेस, वह लोग बहुत सारे वैदिक सेक्रीफाइस करते थे, जिसको हम सेक्रीफाइस मतलब बलिदान होता है, यहाँ वैदिक सेक्रीफाइस मतलब यज्ञ समझ लीजिए। द ब्राह्मण्स रिसीव्ड लैंड ग्रांट्स इन रिटर्न, ब्राह्मण जो है बदले में ज़मीन दान में पाते थे फॉर देयर सर्विसेज, अपनी सेवाओं के लिए। एंड हेल्प पोजीशन ऑफ स्टीम इन सोसाइटी, और समाज में उनको उच्च स्थान प्राप्त था। विष्णु वाज वाइडली वर्शिप्ड बाय द अपर क्लासेस, विष्णु भगवान की पूजा होती थी उच्च जातियों के द्वारा। मुर्गन नोन एज कार्तिकेय आर स्कंद इन द नॉर्थ, मुर्गन जिन्हें कि कार्तिकेय या स्कंद के नाम से जाना जाता है, उन्हें उत्तर में द मोस्ट पॉपुलर गॉड इन साउथ, दक्षिण में उनको बहुत ही पॉपुलर भगवान माना जाता था। क्योंकि ये मुर्गन जिनको भगवान कार्तिकेय कहते हैं, स्कंद जो हैं, ये नॉर्थ में भी हैं तो इनको साउथ में भी बहुत ही सम्मान प्राप्त था, पूजा होती थी इनकी। द कोस्टल पीपल वर्शिप्ड सी गॉड, जो समुद्र तट के लोग थे वो
समुद्र भगवान की पूजा करते थे। बिसाइड्स ब्राह्मणिज्म, पीपल ऑफ द साउथ वर अवेयर ऑफ द डॉक्ट्रिन ऑफ द बुद्धिज्म एंड जैनिज्म। ब्राह्मणवाद के अलावा वहाँ के लोग जो थे बौद्ध और जैन के सिद्धांतों से भी बहुत ही जागरूक थे। क्रिश्चियनिटी इज सेड टू हैव बीन इंट्रोड्यूस्ड इन दिस पार्ट ऑफ इंडिया इन द फर्स्ट सेंचुरी। प्रथम शताब्दी में क्रिश्चियनिटी यानी क्रिश्चियन धर्म भी इस भाग में भारत के इंट्रोड्यूस किया गया। सेंट थॉमस एंड अपोस्टल ऑफ जीसस क्राइस्ट रीच्ड मालाबार इन 52 AD। सेंट थॉमस जो कि जीसस क्राइस्ट के दूत थे वो मालाबार 52 AD में पहुँचे एंड सेटअप मैनी चर्चेज देयर, और बहुत सारे वहाँ पर चर्च या गिरजाघर की स्थापना किया। पीपल रेज्ड मेमोरियल स्टोन्स इन द ऑनर ऑफ ब्रेव हीरोज़। लोग जो है बहुत ही यादगार पत्थर बहादुर हीरो, बहुत जो सेना में लोग लड़ते थे, सैनिक सिपाही, उनकी इज्जत में लगाते थे। हु फॉट, जो लड़ते थे, एंड डाइड, मर जाते थे, ड्यूरिंग द वार, युद्ध के दौरान। दीज मेमोरियल स्टोन्स आर कॉल्ड विराक्कल। ये जो यादगार पत्थर थे इनको विरक्कल नाम से जाना जाता था। नाउ क्विक रिकैप। द फर्स्ट अर्बनाइजेशन इन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट अकर्ड इन 2350 BC इन द इंडस वैली रीजन। पहला शहरीकरण भारतीय उपमहाद्वीप में शुरू हुआ था 2350 BC में इंडस वैली रीजन में, सिंधु घाटी क्षेत्र में। द हड़प्पा कल्चर वाज एसेंशियली एन अर्बन कल्चर। हड़प्पा संस्कृति एक नगरीय सभ्यता थी, नगरीय संस्कृति थी। द सेकेंड अर्बनाइजेशन इन इंडिया बिगैन अराउंड 600 BC। दूसरा शहरीकरण जो भारत में शुरू हुआ वो लगभग 600 BC के दौरान शुरू हुआ। वाराणसी, पटना इन द नॉर्थ एंड कांचीपुरम, मदुरई इन द साउथ आर द ओल्डेस्ट एग्जिस्टिंग सिटीज़ इन इंडिया। वाराणसी, पटना उत्तर भारत में और कांचीपुरम, मदुरई दक्षिण भारत में सबसे पुराने जो शहर हैं जो कि अभी अस्तित्व में हैं। विच ओरिजिनेटेड अराउंड 500 BC, जिनकी स्थापना 500 BC के दौरान हुई थी। धर्मशास्त्र, धर्म सूत्राज, पाणिनि अष्टाध्यायी, जैन एंड बुद्धिस्ट टेक्स्ट। कौटिल्य अर्थशास्त्र, द रामायण, द महाभारत। वात्स्यायन कामसूत्र, पतंजलि अर्थशास्त्र, द रामायण, मनुस्मृति एंड पुराणाज प्रोवाइड एम्पल इंफॉर्मेशन एंड ऑन अर्बनाइजेशन इन नॉर्थ इंडिया। ये जो किताबों के नाम बताए गए हैं ये क्या हैं? ये प्रदान करते हैं बहुत ही प्रचुर मात्रा में सूचना या जानकारी उत्तर भारत में शहरीकरण के बारे में। ठीक है, कौन कौन से? धर्मशास्त्र, धर्मसूत्र, पाणिनि की अष्टाध्यायी, जैन और बुद्ध के टेक्स्ट, कौटिल्य की अर्थशास्त्र, रामायण, महाभारत, वात्स्यायन का कामसूत्र, पतंजलि की महाभाष्य और मनुस्मृति और पुराण। फोर्थ, फॉर साउदर्न इंडिया संगम लिटरेचर फॉर्म्स द मेन सोर्स ऑफ अर्बनाइजेशन। दक्षिण भारत में संगम साहित्य जो है उससे हमें पता चलता है वहाँ के शहरीकरण के बारे में। हस्तिनापुर, श्रावस्ती, कपिलवस्तु, उज्जैन, माहिष्मति, चंपा, राजगिरी, अयोध्या, वाराणसी एंड कौशाम्बी आर द अर्लीस्ट सिटीज़ ऑफ द पोस्ट वैदिक पीरियड। ये सब पोस्ट वैदिक पीरियड के मुख्य शहर हैं। ड्यूरिंग द मॉडर्न पीरियड द ग्रोथ ऑफ द जनपदाज इनकरेज अर्बनाइजेशन। मौर्य काल के दौरान जनपदों के वृद्धि ने वहाँ के शहरीकरण को उत्साहित किया। अकॉर्डिंग टू द बुद्धिस्ट बौद्ध ग्रंथ के अनुसार देयर वर 8 कैटेगरीज ऑफ टाउन्स के 8 कैटेगरी थे। दे इन्वॉल्व मैनी रिलीजन्स, उसमें बहुत सारे धर्म थे। रिलीजियस एंड एजुकेशनल सिटीज़ एट दिस टाइम, बहुत सारे धार्मिक और शैक्षिक शहर थे उस समय में। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।